हेलो एवरीवन। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे इकोटोन और उससे रिलेटेड जो टर्म है वो। और ये प्रीलिम्स में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रह जाता है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हम ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं जो कि वाकई में आपके काम का होता है। कोई बकवास नहीं, सीधी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन शॉर्ट में देखते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले इकोटोन होता क्या है, इसको समझेंगे कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, जो हमारा मूल टॉपिक है। दूसरा है इकोटोन से रिलेटेड, जैसे कि कैरेक्टर्स ऑफ इकोटोन। ठीक है, उसके बाद एज इफेक्ट और एज स्पीसीज। देखो, ये दोनों वर्ड जो है ना, एज से स्टार्ट होता है और कोई सा भी वर्ड एज से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम एग्जाम में टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और पूरा वर्ड भी नहीं पढ़ते हैं, और दोनों जो है ना सेम रिलेटेड ही वर्ड है। एज है तो हम हमारे दिमाग में पहले से ही फिट रहता है, इफेक्ट ही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। और ये मिस रीडिंग का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो इस तरह का जो डाउट रह जाता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो वो यहाँ निपटा देंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए एज इफेक्ट और एज स्पीसीज यहाँ हमने ले रखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नीस। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नीस देख लेंगे। उसके बाद प्रीलिम्स में पीवाईक्यू कुछ है, कुछ पूछा है इन दोनों टॉपिक से, या ऐसे बेमतलब का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, काम का नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं ना कि हमारे एग्जाम में काम आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई उसको पढ़ के टाइम बेकार करने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको लास्ट में करेंगे, शुरू में करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू मॉक क्वेश्चन देखेंगे। मॉक क्वेश्चन आपको पता ही है कि हम आपको ऐसा क्वेश्चन लेके देते हैं जो कि इंटरव्यू में आपको काम देगा ही देगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो क्वेश्चन आपके काम का ना हो। ठीक है ना, अभी 2022 का जो इंटरव्यू चला है तो उसमें आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा वाकई में जो हमने क्वेश्चन दिया था पिछले कुछ वीडियो में, क्या वो इरिलेवेंट था क्या। ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना, अगर है तो आप नीचे कमेंट कर देना, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बात करेंगे सीधा सीधी इकोटोन। यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ ये कोई रिवर है। ठीक है, इधर फॉरेस्ट है और इधर भी फॉरेस्ट है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अचानक से ही फॉरेस्ट स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, ये जो कुछ ना कुछ एरिया ऑफ जंक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे या कहीं पे, जैसे कि ये देखो वाटर है, तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट ख़त्म होते ही वाटर आ जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पर जो ये एरिया है ना कुछ इशू होगा। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ वाटर ऐसे करके ख़त्म हो गया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से लैंड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एरिया है ना यहाँ वाला, ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे अभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि भाई जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, दो अलग तरह के डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में ये जोन ऑफ ट्रांजिशन है। ठीक है, तो अब मैंने पहले ही आपको बताया कि जोन ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करो कि चल क्या रहा है। अगर आप चाहो तो दूसरे डेफिनेशन को भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ जंक्शन है बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। अगर आप चाहो तो जोन ऑफ ट्रांजिशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया ऑफ जंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि कैसे हुआ है तो हम अगले फोटो के ऊपर आते हैं। देखो, एक यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए फोटो दिया है। ये देखो, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पर इक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे इक्वेटिक और यहाँ पे लैंड इकोसिस्टम है दोनों। तो ये जो एरिया है यहाँ से अचानक से, अब लैंड तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हम इसको साफ डायग्राम में देखें तो किस तरह से देख सकते हैं। चलो इसी को यहाँ बनाते हैं। देखो क्या होगा कि यहाँ पे ये लैंड है। ठीक है, यहाँ तक जाएगी, उसके बाद वाटर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि लैंड यहाँ पे जाके खत्म हो गई या उसके बाद यहाँ से वाटर शुरू होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो होगा कैसे, आपको पहले से ही समझ में आ रहा है कि भाई लैंड जो है ना वो अंदर तक जाएगी और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप रिवर में गए होंगे, रिवर में उसका जो किनारा होता है वहाँ पे देखते हैं कितना मर्ड रहता है। ठीक है ना, कितना ऐसे आप अगर पैर देते हैं तो पूरा कीचड़ में चला जाता है। तो वो जो है ना वही जोन ऑफ ट्रांजिशन है। वहाँ पे अलग अलग तरह के जीव हो सकते हैं, बहुत सारा जीव हो सकता है। क्यों, उसका लैंड का कैरेक्टर होगा यहाँ का लैंड इकोसिस्टम वाला, और फिर वो जो वाटर का है ना वो दोनों गुणधर्म इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, वो जैसे कि आप देखेंगे मेढक, ठीक है ना, और फिर आप कह सकते हैं मगरमच्छ भी कह सकते हैं। ये सभी यहाँ पे दिखेंगे, कछुआ, वो सब जो है ना उभयचर प्राणी जिसको आप बोलते हैं, वो सभी वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं।
तो वो यही इसी एरिया में दिखते हैं। थोड़ा गंदा हो गया, हम दोबारा से फिगर पे आते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से लैंड स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। और ये लैंड देखोगे तो आप आराम से देखो, यहाँ पे नीचे जाके खत्म हो रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और ये जो वाटर है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जबकि लैंड अपना यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। मिनिमम आप देखोगे तो यहाँ पे जाके आपको लगेगा कि खत्म हो गई, लेकिन यहाँ से जो एरिया स्टार्ट होता है और यहाँ के बीच का, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर दिया है, यहाँ से और यहाँ का, यही इसी को बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। यहाँ नीचे मेंशन है, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग तरह के जीव यहाँ पे दिखेंगे और इसमें जो है ना विविधता दिखेगी और बहुत उसकी जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। कहीं मेंशन किया होगा, नहीं है तो अगले स्लाइड में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि मैंने बात किया था मेढक के ऊपर, तो एक मिनट इसको क्लीन करते हैं। देखो यहाँ पे मेढक है, यहाँ पे कछुआ है, ठीक है ना। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो यहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से और समझ लेते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं रहे कि भाई एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ कि इकोटोन क्या होता है, ठीक है ना, मेंस में अगर पूछ दे भाई, तो आपके पास कंटेंट रहना चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट करके आओ, ठीक है ना। अगर आपके पास 10 लाइन लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर है, अगर 2 मार्क्स का पूछा तो भाई इसका आंसर दे दो। ऑब्जेक्टिव पूछा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता ही होगा, ठीक है ना। अगर आप समझे रहोगे तो काम कर ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इकोटोन बिटवीन किसका, मैरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का ये। तो अभी जैसा कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया था ना, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का आप एग्जांपल, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल सभी लोग यूज करते हैं। आप चाहो तो शंकर आईएएस बुक में भी देख सकते हो, इन्वायरमेंट वाला जो आता है वहाँ पर भी इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। अगर आप उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और एग्जाम्पल हमको देना है, सभी तो यही लिख के आएंगे भाई, तो हम कुछ अलग लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो ग्रास लैंड, ठीक है ना। वो क्या होता है कि वो लैंड और डेजर्ट के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रास लैंड लिख लो, ग्रास लैंड, ठीक है। ये जो है ना, वो लैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हो एस्चुरी की, ठीक है ना, ESTUARY, ठीक है। एस्चुरी की यहाँ से स्टार्ट, पहले सबसे पहले रिवर होगा, ठीक है, उसके बाद एस्चुरी होगी और उसके बाद सी होगा, ठीक है। अब आपको ये जो खेल चल रहा है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, वो जो है ना वो अंदर तक जाएगी और उसके बाद यहाँ से कोई नया चीज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ ये दोनों बीच का है, यही इकोटोन होता है। और यहाँ पर जो है ना, मतलब आप कह सकते हो कि हर चीज़ में विविधता देखी जाएगी, मतलब ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और यहाँ का जो स्पीसीज है और यहाँ का जो स्पीसीज है, ये दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद होंगे और ये वेल डेवलप होगा, ठीक है ना। यहाँ के स्पीसीज की तुलना में ये वेल डेवलप होगा और बहुत ही अच्छे से उसको समझ में होगा कि भाई हमको कैसे जीना है, ठीक है। वो इसके हिसाब से भी आप सेम ऐसा ही समझ लो कि यहाँ का जो स्पीसीज है और यहाँ के स्पीसीज में ये जो है ना, यहाँ वाला ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये वाला जो है ना वो बेवकूफ़ रहेगा। समझ में बात आ गई। चलो अब ये तो आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप चाहो तो ऐसे एग्जाम में यहाँ से ऐसे बना देना, और फिर ये वाटर का है तो ये ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो एरिया है ऐसे करके ये लिख देना, ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, और फिर ये इकोसिस्टम 1 है और इकोसिस्टम ये 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो लैंड इकोसिस्टम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो ये तो ऐसा लिखा ही है। तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है मेंस में, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करना कि किस तरह से ये बनेगा। अब चलो कैरेक्टर्स ऑफ इकोटोन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इट में भी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड हो सकता है ना, ये ऐसे पतला सा होगा, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब ऐसे इतना खींच के ही आएगा, हो सकता है कि भाई ऐसा तो होगा नहीं ना, यहाँ से और यहाँ के इतना ये जरूरी नहीं है कि इतना लंबा ही होगा, हो सकता है छोटा सा ही हो, जैसे कि इस तरह से शुरू हो और यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये तो एरिया थोड़ा सा ही हुआ ना, तो छोटा सा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये आप देख लो, इसका कैरेक्टर है कि ये नैरो और क्वाइट वाइड हो सकता है, छोटा और बड़ा दोनों हो सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कंडीशन इंटरमीडिएट, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका जो यहाँ के जो स्पीसीज है ना, उसका कैरेक्टर जो है ना, चरित्र बोल लो, ठीक है ना, वो लैंड का ये रहता है और इक्वेटिक इकोसिस्टम का रहता है। जैसे कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात करी है, यहाँ के जो स्पीसीज है उसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद होते हैं और वेल डेवलप होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इसका कंडीशन इंटरमीडिएट लिखा है,
ठीक है। चाहो तो ये भी कॉपी पेस्ट कर देना, अगर चाहो तो ये जो अभी हमने 2-3 मिनट जो बकवास करी है उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। और इसका जो स्पीसीज की जो जनसंख्या है ना भाई, वो भी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग इन स्पीसीज, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसकी स्पीसीज की जनसंख्या है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा होती है। कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे ये इकोटोन है मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई स्पीसीज आई, मतलब यहाँ पे खाना की कमी हो गई, फूड का प्रॉब्लम हो गया, या फिर लिविंग में कुछ इशू आ रहा है, तो या इन्वायरमेंट उसका सही नहीं है, इकोसिस्टम उसके हिसाब से नहीं है, तो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। कहाँ करेगी, इकोटोन वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आसानी से फूड मिल जाता है, जहाँ पे फूड मिल जाएगी लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये यहाँ से मतलब मान लो कि ये लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। और ये फिर इसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये एक्वेटिक वाला है ना, वो भी बोलेगा भाई अंदर में रहेंगे ना तो बड़ा बड़ा जो फिश है ना वो हमको निपटा देगा। छोटा ऐसे छोटा सा पिद्दी सा फिश रहता है ना, अगर वो इधर बड़े एरिया में रहेंगे, अब ज़्यादा अंदर रहेंगे तो इसका छोटा सा जो छोटा फिश को बड़ा फिश निपटा देगा। तो इस वजह से वो कोशिश करेंगे भाई हम जो है ना बड़े फिश से बचे रहे, तो वो भी इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से यहाँ से जो स्पीसीज है ना वो और आ जाएंगे। क्यों, यहाँ पे फूड की जो है ना बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेल डेवलप इकोटोन। ये कैसे है, क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पीसीज है ना वो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है, और यहाँ पे देखो कंटेंट्स इंटरली डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द एडजॉइनिंग कम्युनिटी। क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पीसीज है वो डिफरेंट टाइप की होती है, और इस वजह से ये डिफरेंट टाइप के वजह से वो स्पीसीज कहीं नहीं मिलती है, ठीक है ना। वो जनरली यहीं इकोटोन वाले एरिया में ही वो दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उनको फूड आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना, लिविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टेम्परेचर सही रहता है और वाटर भी आसानी से मिल जाता है। तो इस वजह से सर्वाइविंग के लिए ये सही से सबसे बेस्ट जगह है। और इस वजह से यहाँ पर जो स्पीसीज है ना वो ना ही लैंड इकोसिस्टम में पाए जाएंगे, या फिर वो इक्वेटिक इकोसिस्टम में भी वो नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ वो इकोटोन वाले एरिया में ही दिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने लिखा है कि वेल डेवलप इकोटोन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे बना भी सकते हो और अच्छे से सोच के कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एज इफेक्ट के ऊपर। देखो ये जो एरिया है, ठीक है ना, यहाँ वाला, ये यहाँ पे रिवर स्टार्ट हो गई, ये इक्वेटिक इकोसिस्टम है जैसा कि आप जानते हो। और यहाँ पर ये जो है ना ये वाला एरिया आप इसको बोल दो लैंड इकोसिस्टम, ठीक है ना। और ये यहाँ का जो एरिया है ना, ये जस्ट साइड का, यहाँ से अब इधर देखो, इधर ये वाला ये जो एरिया है ना यही तो इकोटोन है, ठीक है ना। जहाँ पे लैंड और वाटर का जो मिलाप होता है ना वो इकोटोन है, ठीक है ना। तो जब इकोटोन रहेगा तो हमने पहले ही बात करी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हो गए, वेल डेवलप इकोटोन रहता है यहाँ का, ठीक है। और स्पीसीज की जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो एज इफेक्ट है ना इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कैसे, देखो समटाइम्स क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन आइदर कम्युनिटी। क्या होता है कि कुछ एक जो स्पीसीज है ना उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इस वजह से ये कहीं और जो दूसरे जो कम्युनिटी के स्पीसीज हैं उसकी जनसंख्या कम होती है, और यही जो है ना वो एज इफेक्ट है। जनरली आप देखो कि एज इफेक्ट किस चीज़ का हो सकता है, क्या फिश का हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि फिश जो है ना वो बहुत ही कम मात्रा में है। कम मात्रा का सेंस क्या है कि एक ही टाइप का फिश रहता है ना, लेकिन बर्ड, अगर बर्ड की बात करें बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह के बर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो वो आसानी से यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो अगर आप इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बेहतर एग्जाम्पल है कि आप वर्ड का एग्जाम्पल दो, ठीक है ना। ये आप अगर दूसरे आप शब्दों में इसको कहना चाहो तो यहाँ पे वर्ड मैंने लिख दिया है। अगर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। क्या होता है कि ये लैंड इकोसिस्टम जहाँ है वहाँ ये रहते हैं, ठीक है। और खाना नहीं मिलता है तो वो आराम से उड़ के यहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ पे, ये इकोटोन वाले एरिया में। तो इस वजह से इसकी जो स्पीसीज की जो डेंसिटी है ना उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। कैसे भाई, ये लैंड इकोसिस्टम में रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर फूड की क्राइसिस हो गई तो भाई ये आराम से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले एरिया में फूड तो आपको फूड की तो इशू रहते ही नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। और अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं जिस वजह से इसका फूड का जो इशू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आसानी से ऐसे घूम के यहाँ पहुँच जाते हैं, जिस वजह से क्या है कि इसकी जो
पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है ना वो अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप अगर इसको अगर आसान भाषा में कहना चाहो तो कह सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज मच ग्रेटर। यही जो है ना वो एज इफेक्ट है, और स्पेशली एप्लीकेबल होता है ओनली और ओनली वर्ड के ऊपर। नहीं, ओनली वर्ड कहना गलत है, ठीक है ना, आप कह सकते हो कि वर्ड के ऊपर ये स्पेशली एप्लीकेबल है। ठीक है ना, ओनली वर्ड नहीं कहो, क्योंकि इससे बुरा मान जाता है यूपीएससी। अगर कहीं ओनली लिखा रह जाता है तो उसके ऊपर डाउट रहता है कि भाई ये जो आंसर है ना वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये बर्ड के ऊपर एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ बर्ड के ऊपर ही हो, अगर कोई और भी जैसे कि भालू हो गया, तो भाई अगर इधर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो इधर नहाने आ सकता है ना, खाना खाने के लिए भी आ सकता है, तो ये भी है। चलिए आगे बात करते हैं एज स्पीसीज क्या होता है। देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये जो इकोटोन का कोई एरिया है तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये मैं यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, सिंपल सा समझो कि मैं यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दूँ और मेरे जो दोस्त हैं उसको भी बुला लूँ। कहने का मतलब है कि मेन, ठीक है, अगर यहाँ पर मेन रहना स्टार्ट कर दे, मेन या ह्यूमन कह सकते हो, ठीक है ना, आसान रहेगा, जिसमें कि मेन और वुमेन दोनों आ जाएगा। ह्यूमन बोलो, यहाँ पे आके रहना स्टार्ट करता है, तो यहाँ की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मेन ज़्यादा कोई ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑक्यूपाइड कम्युनिटी। ठीक है ना, और यही जो है ना प्राइमरी ऑक्यूपाइड कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, वही है एज स्पीसीज। ठीक है ना, वो एज जो है ना मिलता है स्पीसीज को, ऐसे समझो ब्रेक डाउन करके। ठीक है ना, अपने भाषा में, जिससे कि आपको भूलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप ऐसे समझ रखोगे कि एज मिलता है किसको, स्पीसीज को, तो कैसे मिलेगा भाई, सबसे पहले जो आएगा और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसको एज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि भाई ऑर्गेनिज्म विच ऑक्यूपाई प्राइमरली मोस्ट ऑफ एविडेंट इन दिस जोन। ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है इकोटोन वाला, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, और जिसकी जो स्पीसीज की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, वही जो स्पीसीज है उसका वो एज स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और कह रहा है कि मोस्ट एविडेंटली मतलब ह्यूज, उसकी जो जनसंख्या है ना भाई ह्यूज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको एग्जाम्पल में लिखना है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो एज स्पीसीज है ना वो बर्ड है। ठीक है ना, यही सेम वो जो अभी हमने एज इफेक्ट में देखा था ना कि बर्ड का जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, वो यहाँ पर भी दे सकते हैं कि एज स्पीसीज में हम बर्ड को रख सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिख ही दिया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है एज स्पीसीज जो है वो बर्ड है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो ये कॉपी पेस्ट कर देना, कोई इशू नहीं होने वाली है। और इसको याद रखना, अच्छे से याद रखना कि एज स्पीसीज और एज इफेक्ट जो है ना वो डिफरेंट है, थोड़ा सा उसका मतलब होता है ना वो अलग अलग है, मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको याद रखना, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन की वजह से आप निगेटिव में चले जाओगे, आपको पॉजिटिव 2+2 नहीं तो मिलेगा नहीं, और निगेटिव में 0.66 आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि भाई हमको निगेटिव में नहीं जाना है। और इसका अगर आप देखोगे ना, कैलकुलेशन करोगे, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आप कितना माइनस जा रहे हो, 2.66। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखो कि अगर आपने ये एक क्वेश्चन माइनस किया ना तो भाई पॉइंट जो है ना ये 2.66 आप माइनस में जा रहे हो। नॉर्मली तो आपको लगता है कि भाई हम तो 0.66 ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सही से डिटेल देखोगे तो 2.66 आप माइनस में गए, एक क्वेश्चन रॉन्ग किया, 2.66 माइनस। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये कैसे हुआ इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको हमें भी गाली दोगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि 0.66 माइनस हो रहा है। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया तो +2 मिलने वाले थे। ठीक है, तो आपने तो उसको छोड़ दिया ना, वो रॉन्ग हो गया, तो आपको उसका तो नंबर मिलेगा नहीं, तो +2 तो यहाँ माइनस में हो गए। आपने जो क्वेश्चन गलत किया है उसका भी तो 0.66 काट लेगा ना, 1/3 काटता है ना भाई, तो ये भी माइनस गया और ये तो आपको मिला ही नहीं, तो आप टोटल माइनस में कितना हो, 2.66। ठीक है ना, ये आप माइनस में चले गए, एक क्वेश्चन निगेटिव आप गेम से बाहर, सॉरी एक क्वेश्चन नहीं, आप अगर 3 क्वेश्चन निगेटिव मार दिया ना गेम से ही बाहर, 8 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे आप करोगे, हो ही नहीं पाएगा ना, 3 क्वेश्चन रॉन्ग आप गेम से ही बाहर हो गए, आपको गेम में लिया ही नहीं जाएगा, आप प्रीलिम्स फेल हो गए, आप सीधा समझ लो। तो निगेटिव मार्किंग का इतना ज़्यादा इसका सेंस है। इसको देखो, ये हमने यहाँ पे आपको स्पीसीज का एक दे दिया है पिक्चर, आराम से आप समझ लो कि ये स्पीसीज की यहाँ पर जो है ना जनसंख्या ज़्यादा हो गई और प्राइमरीली यहाँ पे पहुँच गए हैं, और स्पीसीज की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो यही जो है ना एज स्पीसीज में काउंट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नीच के ऊपर। देखिए ये क्या है कि यूनिक होता है, ठीक है, फंक्शनल रोल
फंक्शनल रोल एंड पैलेस। भाई ये कैसे है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है कि जब आप सैड हो जाते हो तो आप अपने घर के इस तरह का घर है तो आप इस कोने में आके बैठ जाते हो, ये आपका यूनिक है, ठीक है ना। अगर घर के और भी कोई मेंबर है तो वो यहाँ के नहीं बैठेंगे, उनका जब वो सैड होंगे तो यहाँ नहीं बैठेंगे। हो सकता है वो इस एरिया में वाके बैठे या फिर यहाँ बैठे या यहाँ भी बैठ सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी एरिया वो पकड़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है वो कि सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दे जब वो सैड होंगे तो सुनेंगे कि अब गाना का नाम क्या हो सकता है। आप सैड सॉन्ग में भी तो बहुत सारे गाने हैं ना, तो मैं एक गाना याद रखता हूँ जो ये हिमेश रेशमिया का है, ठीक है ना। HR हिमेश रेशमिया का गाना है कि वो बाला तेनू याद रखिया, ठीक है ना। तो वो इस तरह का आप गाना सुन सकते हो या फिर सुन सकते हो तेरी मेरी कहानी, या फिर कुछ भी सुन सकते हो। ये आपका यूनिक होता है, हर एक आदमी का यूनिक है, ठीक है ना। फंक्शनल रोल और पैलेस होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी बंदा यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकता है। हो सकता है किसी बंदे का मन हो कि भाई मेरा जो है ना वो यूनिक है, हम जब सैड होते हैं तो हम डांस करते हैं, तो ये भी तो यूनिक ही है ना। सबका अलग अलग होता है। किसी भी जो एक स्पीसीज है ना, ठीक है ना, उसका एक टाइप का नीश हो ही नहीं सकता है। बहुत ही मुश्किल है कि एक टाइप का नीश हो जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर किताबी लैंग्वेज में कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि यूनिक फंक्शनल रोल और पैलेस होता है, ठीक है। नीश क्या होता है आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यूनिक फंक्शनल रोल और पैलेस है, ठीक है। दूसरा अगर आप लिखना चाहो तो यूनिक फॉर स्पीसीज होता है, ठीक है ना। हर एक स्पीसीज का अपना अपना नीश और फंक्शनल रोल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा कॉपी पेस्ट मार देगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर मैं किसी का कॉपी कंटेंट करूंगा ना तो उनके जैसा नहीं बना सकता, या तो उनसे बेहतर बनाऊंगा या फिर उनसे बहुत ही खराब बनाऊंगा। सेम उनके जैसा नहीं हो सकता है। तो आप जो कहते हैं ना कि देख रहे हो शर्मा, ये पांडे जी का लड़का है ना, उनका तो पहले ही अटेम्प्ट में हो गया। तो ये जो है ना भाई उनका यूनिक है, उन्होंने काम करा है और अच्छे से काम करा है, उनका सब कुछ सही था तो इस वजह से हो गया। अभी शर्मा जी का नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे। इनका तो अभी यूनिक नहीं है ना। अब अगर शर्मा जी चाहेंगे कि नहीं ये पांडे जी का हम कॉपी पेस्ट मार देंगे तो पांडे जी नहीं बन सकते ना। ये तो शर्मा है भाई, शर्मा में ही ये जो बेस्ट हो सकते हैं वही बन पाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो कि सभी का जो फंक्शनल रोल और पैलेस जो है ना वो अलग अलग होता है, यूनिक होता है। हर एक जो स्पीसीज है उसका यूनिक होता है। दो स्पीसीज का एक ही निश नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने अच्छे से गांठ बांध लेना, ठीक है ना। और आप अगर अपने पेरेंट को वीडियो दिखा के ये कह रहे हो कि भाई देखो सर ने ऐसा बोला है, तो बिल्कुल भी आपकी जो हरामखोरी है ना वहाँ पकड़ी जाएगी, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। वो आपके पिताजी हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं कि आप कितने हरामखोरी कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये दिखा के ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सर ने तो ऐसा बोला है कि पांडे जी और शर्मा जी दोनों एक दूसरे को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते भाई। आप अपने में बेस्ट बनो ना, ठीक है। तो हरामखोरी करना बंद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है कि भाई जो ये नीश है ना वो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, जैसे कि आप यहाँ से ऐसे छोटा सा पिद्दी सा कोई सा जो मेढक है उसको उठा के ले आओ, तो आप अपने घर में अगर रखोगे तो उसके लिए तो फिर उसका जो जिस तरह का वो इकोसिस्टम में रहता है, या कह सकते हो जिस तरह का ये इन्वायरमेंट में रहता है उस तरह का इन्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो निपट जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कुछ दिन पहले, पहले वीडियो में बताया था, इन्वायरमेंट के पहले वीडियो में, कि अगर आपने मैरीन फिश को, ठीक है ना, ये मैरीन फिश है, उसको अगर फ्रेश वाटर में डाल दोगे ना वो निपट जाएगी, ठीक है। क्यों निपट जाएगी, क्योंकि आपने उसका टोटल इन्वायरमेंट ही चेंज कर दिया है। तो उसको जिंदा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीश प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो जिस इन्वायरमेंट में, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहती है, ठीक है ना, उस तरह का आपको नीश देना पड़ेगा, नहीं तो वो निपट जाएगी। तो कह सकते हैं कि अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि भाई हम करेंगे क्या, करेंगे आर्टिफिशियल नीश बना देंगे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल नीश यानी कि जैसे कि आप कोई शेर ले आए, ठीक है, आप उसको एक जंगल में रख दोगे तो फिर उसको आपको सब कुछ देना पड़ेगा ना। तो वही आर्टिफिशियल नीश है, आप उसको ज़िंदा रखने के लिए तो काम करोगे ना। अभी आप ये बता सकते हो कि 2022 में, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी एक अच्छा काम किए हैं और एक स्पीसीज है जो भारत में ख़त्म हो गई थी, ठीक है, उसको कहीं से लेके आए, ठीक है। तो वो स्पीसीज का नाम बता दो, ठीक है, और कितना उसका क्वांटिटी कितना है वो भी बताना चाहो तो वो बता दो, और कौन से जू में रखा गया है। अगर इसके बारे में अभी आपको याद आ रहा है तो उसको भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ निश देखोगे तो उसमें आप देख सकते हो बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और ये केमिकल आएगा, ठीक है। ये तीनों जो है ना
चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। किसी भी स्पीसीज की सर्वाइवल जो है ना, ये तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सर्वाइवल के लिए चाहिए, उसके बाद फिर स्टे हेल्दी, ठीक है ना, स्टे हेल्दी शॉर्ट में लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूशन के लिए भी ये तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अगर आप अच्छे से वर्ड में इसको कहना चाहो तो कह सकते हो नीश इज डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है ना, फिजिकल और ये केमिकल, ठीक है ना, दैट ए स्पीसीज नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यहाँ यहाँ लिखा है ना सर्वाइव, ठीक है ना, ऑर्डर टू सर्वाइव एंड स्टे हेल्दी, ठीक है ना, सर्वाइव कॉमा दे देना, एंड नहीं, स्टे हेल्दी, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देना रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार सकते हो। जैसे कि अगर आप कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो आप कह सकते हो हैबिटेट निश, ठीक है ना, फूड निश, रिप्रोडक्टिव निश, इस तरह का कुछ अगर एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो। ये सब जो है ना टाइप ऑफ निश में आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ निश के ऊपर। तो टाइप ऑफ निश क्या होता है, देखो टाइप ऑफ निश में हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहला होगा हैबिटेट निश। ये किस लिए है भाई, लिविंग के लिए। आप रहोगे कैसे, किस तरह से सोते हो, किस तरह का आपको इन्वायरमेंट में सोना पसंद है। हो सकता है कि किसी लोगों को बेड पे सोना पसंद हो, ठीक है, हो सकता है मेरे जैसे लोग हों वो ज़मीन पे सोना पसंद करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ज़मीन पे आराम से बैठना या सोना पसंद करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं, जैसे कि मैं भी एक स्पीसीज़ हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पसंद है। आप किसी लोगों को चेयर पे बैठ के पढ़ना पसंद होगा। तो सबका अलग अलग अपना अपना हैबिटेट नीश है, ठीक है ना, लिविंग के लिए। तो उस तरह का हम अगर आप डिवाइड करेंगे नीश को तो आप कह सकते हैं हैबिटेट नीश लिविंग के लिए रहता है। दूसरा है फूड नीश, ठीक है, खाना और डिकम्पोज करने के लिए आपको चाहिए। तीसरा जो है वो है रिप्रोडक्टिव नीश, आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे, कब करोगे, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन आप कैसे, कब और कहाँ करोगे, ठीक है, व्हेन वेयर और हाउ, ठीक है। और फिर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो फिजिकल एंड केमिकल नीश भी आपको चाहिए। कैसे, टेम्परेचर भी तो होना चाहिए भाई, आप रहोगे कहाँ, लैंड भी तो होना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए ना। तो अगर आप नीश को डिवाइड करोगे तो पहला सबसे पहला है हैबिटेट नीश, ठीक है, सेकेंड वन फूड नीश, थर्ड वन रिप्रोडक्टिव नीश और फिजिकल एंड केमिकल नीश, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। चलो अब देखते हैं प्रीलिम्स में जो पूछा है ना क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आपको खुद से समझना है कि भाई चल क्या रहा है। हम ये हमने इतना लंबा बकवास किया है ना, तो इसके ऊपर आपको खुद से सोचना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये 2013 के यूपीएससी आईएएस या यूपीएससी सीएससी कह लो, आईएएस नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ये स्पेशली आईएएस का एग्जाम नहीं है। सीएससी एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कह रहा है कि भाई फिजिकल स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाई नहीं किया है, बट ऑल्सो इज फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई फंक्शनल रोल क्या है, अभी हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात किया है ना। चलो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है इकोटोन है, चाहो तो अपना टिक मार देना, हैबिटेट है, ठीक है। तीसरा है इकोलॉजिकल नीश और फोर्थ वन होम रेंज, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है भाई नीचे कमेंट करना, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, अभी हमने इसके ऊपर अच्छे से बात किया है, तो बिल्कुल भी इसका आंसर मैं यहाँ पे देने का प्रयास भी नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू मॉक क्वेश्चन, ये जो है ना आपके इंटरव्यू के लिए है। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि व्हाट वैल्यू शुड एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है ना, उसके पास किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो गूगल पे कि जो एक आईएएस ऑफिसर है उसकी किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, और आराम से वैल्यू लिख लो, 4-5 पॉइंट में आएंगे, आराम से उसको लिख के टिप मारो, ठीक है। उसको रट मारो, घोटना कहते हैं ना, उसको बार बार पढ़ो, याद करो। इस तरह का आप पहले से ही बना के रखो, नहीं तो बाद में आप रोगे एग्जाम के बाद। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये तो आप पहले से जानते हो कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आंसर नहीं देता हूँ। आप आंसर हमें मेल करते हो या फिर आप गूगल फॉर्म के थ्रू या मुझे भेजते हो, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। चलो अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि इज गांधी रिलेवेंट टुडे, अभी गांधी वाकई में रिलेवेंट है कि नहीं, इसका आंसर आप दे दो। तो इसके बारे में भी अच्छे से आप आराम से सोचना कि वाकई में गांधी अभी रेलिवेंट है या नहीं। लोग गांधी को निकम्मा बोलते हैं, वाकई में वो निकम्मा था क्या, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से सोचना, चाहो तो अपना गूगल कर सकते हो अच्छे से इसका आंसर ढूंढने के लिए। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। चलो आगे बात करते हैं, जो भी हमने पूरा आपको टाइम दिया है, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई आपने अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया है, तो अभी हम अपने व्हाट्सअप नंबर के साथ आ गए हैं।
बिल्कुल भी आप चिंता मत करो कि हमने क्या नहीं दिया है। हम प्रयास करते हैं कि आपको डे बाय डे बेहतर और बेहतर कंटेंट दे सकें, ठीक है। तो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ दे दिया है, नंबर है 8051338976, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि हम कोई ग्रुप है या नहीं है उसके बारे में बता दो। तो भाई एक टेलीग्राम हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है। ये मेरे द्वारा तो अभी चलाया नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा जो एक स्टूडेंट है वो इसको चला रहा है। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, वहाँ मैं भी ज्वाइन हूँ। तो हम कंटेंट को देखेंगे बाद में, अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप अगर चाहो तो ये कात्या शर्मा सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो ग्रुप दिख जाएंगे, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। तीसरा है कि आपको ईमेल आईडी नहीं दिखता है, तो भाई देखो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे ने मेंशन कर दिया है ईमेल आईडी। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख सको। देखो यहाँ पे katyasharma@gmail.com, ठीक है। ये सभी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ दोबारा से लिखा गया है, मिस्टेक कह लो। देखो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर आप कात्या सर्च करोगे तो सीधा सीधी मेरा अकाउंट दिख जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू भी, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप जानते हो, कात्या शर्मा सर्च करोगे दिख जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको अपना पूरा ईमानदारी के साथ टाइम दिया है, और आपके जो वैल्यूएबल टाइम आपने मुझे जो दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है ना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना पूरा बहुमूल्य टाइम दिया है मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना भी इसमें चीज़ें बताई गई है वो बिल्कुल भी आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से इस चीज़ को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से ये बेसिक है और काम करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए बाय।